Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were studying general guidelines for citation, in-text citation and reference entry. तो उसमें हमने जनरल गाइडलाइंस में कुछ बातें हम पढ़ चुके थे, मल्टीपल वर्क्स भी पढ़ चुके थे। डायरेक्ट कोट ये रहता था। डायरेक्ट कोट क्या होता है? डायरेक्ट कोट मीन्स दैट कि आप किसी जगह से डाटा पिक करते हैं और वहाँ से एज इट इज़ सेम वही लफ्ज़ उसके कॉपी कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट लिखने के क्या शराइत ज़वाबित हैं, इसमें हम देखते हैं। लिखता है कि डायरेक्ट कोट के बारे में, इंक्लूड पेज नंबर एंड प्लेस कोटेशन मार्क्स अराउंड द डायरेक्ट कोट। एक तो पेज नंबर आपने इंक्लूड करना है और इसके साथ साथ कोटेशन मार्क्स जो है वो भी लगाने हैं डायरेक्ट कोट के इर्द गिर्द। स्टार्ट में भी कोटेशन मार्क्स लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास को, और जब वो आपकी कोटेशन ख़त्म होगी तो फिर भी डायरेक्ट वो इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखता है कि वन स्टडी फाउंड दैट the listener's familiarity with the topic of discourse greatly facilitates the interpretation of the entire message. अब ये मुकम्मल बात जहाँ से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुआ और जहाँ ख़त्म हुआ, ये पूरी की पूरी बात जो है ये कहीं से कॉपी की गई है, उसको एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर दिया गया। और इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि ये सेंटेंस चाहे आगे चल रहा हो, इन्वर्टेड कोमा के बाद सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ मे बी और आगे चल रहा है, लेकिन साइटेशन के लिए हमने सेंटेंस के ख़त्म होने का वेट नहीं करना, बल्कि जहाँ हमने जो हवाला दिया वो ख़त्म हुआ, फौरी बाद हम वहाँ पर हवाला पुट करेंगे। तो ये बात ब्रैकेट में उसने मेंशन की है, चूँकि डायरेक्ट कोटेशन है तो इसमें पेज नंबर भी उसने इंक्लूड किया होगा। लिखता है जी गैस एंड वॉरेंस, ये इसके आथर हैं जी, दो आथर हैं। 1984 में इन्होंने बुक पब्लिश की थी और पेज नंबर 85। इसका लिखने का एक और अंदाज़ कि अगर आप आथर को आप तहरीर का हिस्सा बना देते हैं, आथर नेम्स को तहरीर का हिस्सा बना देते हैं, नैरेटिव का हिस्सा बना देते हैं, देन हाउ कैन यू पुट साइटेशन। देखें फिर नेक्स्ट एग्जांपल मिलता है, गैस एंड वॉरेंस फाउंड दैट the listener's familiarity with the topic of discourse greatly facilitates the interpretation of the entire message. ये बात उसी तरह कॉपी की है, लेकिन यहाँ पर आथर का नाम जो है उसने अपनी तहरीर में मेंशन कर दिया है। तो जैसे ही आथर का नाम मेंशन किया, गैस एंड वॉरेंस मेंशन किया, तो फौरी बाद अब हमने ईयर लिख दिया कि कब उन्होंने उसको लिखा था। तो ये बुक पब्लिश हुई थी 1984 में। तो अब चूँकि ये डायरेक्ट कोटेशन है, लिहाजा इसके एंड में हम पेज नंबर भी इंक्लूड करेंगे, और वो हमने पेज नंबर आखिर में ब्रैकेट के साथ इंक्लूड किया। तो ये इसका अंदाज़ है डायरेक्ट कोट को पुट करने का। नोट फॉर डायरेक्ट कोटेशन ऑफ मोर देन 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स से ज़्यादा अगर डायरेक्ट कोटेशन की हो जाए तब क्या करना है? डिस्प्ले द कोट एज एन इंडेंटेड ब्लॉक of text without quotation marks and include the author name, year and page number in parentheses at the end of the quote. बहुत ही यहाँ पर अहम बात उसने मेंशन की है कि अगर डायरेक्ट कोटेशन 40 वर्ड से ज़्यादा की हो जाती है, तो 40 वर्ड्स से ज़्यादा की डायरेक्ट कोटेशन को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखेंगे, बल्कि 40 वर्ड से ज़्यादा की डायरेक्ट कोटेशन को हम एक इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे। इंडेंटेड ब्लॉक कैसे है? इंडेंटेड जो हाशिया आपका चल रहा है, जो मार्जिन, जिस मार्जिन से आप लिख रहे हैं, उस मार्जिन से थोड़ा सा हट के एक टैब, कंप्यूटर में आता है एक टैब का बटन, तो एक टैब का बटन दबाकर हम एक नया पैराग्राफ बनाएंगे और उस नए पैराग्राफ के अंदर हम उस बात को पुट कर देंगे।
जैसे यहाँ पर इसने एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने दिखाया है कि ये मार्जिन लाइन इससे पहले है लेफ़्ट साइड पर, लेकिन इसने यहाँ पर इंडेंट कर दिया। इंडेंट मीन थोड़ा सा आगे लेके जाना है, एक टैब आगे लेके जाना है, एक टैब इंडेंट कर दिया। टैब एक बटन है, कंप्यूटर में होता है तो कीबोर्ड पर, तो वहाँ टैब का जब बटन दबाते हैं तो जो तहरीर लिखी होती है वो जंप करके आगे चली जाती है। तो ये तहरीर आगे चली गई, मुकम्मल पैराग्राफ आगे चला गया, तो इस तरह इसको कहते हैं इंडेंटेड ब्लॉक। तो यूँ अगर कोई भी तहरीर लिखता है, कोई भी डायरेक्ट कोटेशन 40 वर्ड से ज़्यादा की हो जाती है तो उसको इंडेंटेड ब्लॉक में लिखा जाएगा, विदाउट कोटेशन मार्क्स लिखा जाएगा, और आथर्स नेम, ईयर एंड पेज नंबर ये इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में, एट द एंड ऑफ द कोट के एंड पे, जैसा कि यहाँ पर उसने मेंशन किया। गैस एंड वॉरेंस 1984, कॉमा पी फुल स्टॉप 1777, और यूँ पैरेंथेसिस को इसने बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद हो गई। तो ये डायरेक्ट कोट को लिखने का अंदाज़ है, इसको लाजमी तौर पर ध्यान में रखिए गया। नेक्स्ट है वर्क्स बाय मल्टीपल आथर्स। मुख्तलिफ आथर्स के वर्क को किस तरीके से मेंशन करेंगे। AP स्टाइल हैज़ स्पेसिफिक रूल्स फॉर साइटिंग वर्क्स बाय मल्टीपल आथर्स। कहते हैं कि मुख्तलिफ आथर्स ने वर्क लिखा होगा तो उसको साइट करने के ख़ास कवानीन है AP स्टाइल में। यूज़ द फॉलोइंग गाइडलाइंस टू डिटरमिन, दर्ज झैल कहता है कि गाइडलाइन यूज़ करते हुए डिटरमिन हाउ टू करेक्टली साइट, इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से दुरुस्त अंदाज में हवाला दिया जा सकता है बाय। तो कहते हैं कि किस अंदाज में जो है, किस तरह उनका मल्टीपल आथर्स का टेक्स्ट के अंदर उनका हवाला करेक्टली कैसे दिया जा सकता है, दर्ज झैल गाइडलाइन से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखता है कि नोट, when using multiple authors names as part of your narrative, जब आप मल्टीपल आथर नेम को अपनी तहरीर का हिस्सा बनाएंगे, जैसे हमने पहले एक हिस्सा बनाया एक जगह पर, ये पार्ट ऑफ द नैरेटिव, यहाँ पर जैसे उसने लिखा हुआ है ये। अब ये गैस एंड वॉरेंस को हमने अपने नैरेटिव का पार्ट बनाया है, तो इसी तरह वो यहाँ पर कहता है कि when using multiple authors names as a part of your narrative, तो नैरेटिव का हिस्सा बनाते हैं, अपनी तहरीर का हिस्सा बनाते हैं, rather than in parenthesis, बजाय इसके कि आप उसको पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखें। always spell out the word and for multiple authors names within a parenthesis citation use and। तो यहाँ उसने बड़ी एक अहम बात बताई है कि मल्टीपल आथर को जब आप नैरेटिव का हिस्सा बना देते हैं तो फिर आप जो लास्ट आथर नेम है उससे पहले आप एंड लिखेंगे। एंड कौन सा लिखेंगे, जो उसने बोल्ड में करके दिखाया हमें, AND एंड। यूँ जब तहरीर का हिस्सा आ जाएगी, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ इस तहरीर के अंदर भी गैस एंड AND लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, लेकिन जब यही चीज़ आखिर में ब्रैकेट में लिखी जाएगी तो फिर AND वाला एंड नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये दूसरा साइन ऑफ एंड की जो अलामत है ये मेंशन की जाएगी जब हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, आखिर में लिखेंगे। तो यही बात उसने वहाँ पर वाज़े की है कि मल्टीपल आथर्स हों तो फिर वहाँ पर आथर्स नेम में एंड हम जब नैरेटिव का पार्ट बन जाए, तहरीर का पार्ट बन जाए, तो AND वाला एंड लिखेंगे। जब नैरेटिव का पार्ट ना हो बल्कि विद इन पैरेंथेसिस साइटेशन हो, यानी कि ब्रैकेट में साइटेशन हो, तो फिर AND वाला एंड नहीं लिखेंगे बल्कि एंड का सिंबल लिखेंगे जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो वन आथर कैसे लिखेंगे वन आथर को, फील्ड 2005, टू आथर्स गैस एंड वॉरेंस 1984।
अब ये ब्रैकेट में दिखा रहा है, जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे। 3 to 5 ऑथर्स, 3 से 5 ऑथर्स हों तो फिर कैसे लिखेंगे जी? 3 से 5 ऑथर्स के लिए ये एक ही किताब है, एक ही किताब के 3 ऑथर्स हैं या 5 ऑथर्स हैं, तो फिर आप हवाला किस तरीके से देंगे? पहली साइटेशन यूँ देंगे, पहले ऑथर का लास्ट नेम ट्रेम्बले, सेकेंड ऑथर का लास्ट नेम रिचर, थर्ड ऑथर का लास्ट नेम लॉचेंस, फिर उसके बाद कॉमा लगाया और अब लास्ट ऑथर का जो चौथा ऑथर है उसका लास्ट नेम, अब एंड लगाकर उसका नेम लिख दिया कोट, कॉमा लगाया 2010। ये यहाँ पर हमने इस तरीके से फर्स्ट साइटेशन दे दी। अच्छा, अब इन्हीं किताबों का हवाला, इन्हीं ऑथर्स का हवाला हम अपनी तहरीर में बार बार देते हैं, बार बार उनका हवाला आ रहा है, तो फिर अब अगले जो साइटेशन होंगी उनको कैसे मेंशन किया जाएगा? सब्सिक्वेंट साइटेशन, मज़ीद जो आगे साइटेशन आएगी उनका हवाला कैसे देंगे? उनका हवाला देने के लिए फर्स्ट ऑथर नेम लिखेंगे, उसका लास्ट नेम, और फिर उसके बाद ये एक अलामत है एट एल, ये लगा देंगे, ट्रेम्बले एट एल, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। एट एल एब्रीवेशन है एल तो लातीनी ज़ुबान में, तो एट एल लगाकर कॉमा लगाया और फिर 2010। यानी कि इन किताबों का हवाला जब आप पहली बार देंगे तो सबके नेम 3 से 5 ऑथर्स हैं, 3 ऑथर हैं तो तीनों के नेम मेंशन करेंगे, 4 हैं तो चारों के नेम, 5 हैं तो पाँचों के नेम मेंशन करेंगे और फिर ईयर लिख देंगे। और उसके बाद मज़ीद अगर इन्हीं के हवाले आ रहे हैं तो फिर इसके लिए आप जस्ट फर्स्ट ऑथर नेम लिखकर एट एल लगाएंगे और 2010 लिख देंगे। और नेक्स्ट रूल है 6 और मोर ऑथर्स, 6 ऑथर्स हैं, 6 से ज़्यादा हैं, 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, तो फिर उनको आप कैसे मेंशन करेंगे 6 या 6 से ज़्यादा ऑथर्स को? तो 6 या 6 से ज़्यादा ऑथर्स के लिए फार्मूला ये है कि सबके नेम मेंशन ही नहीं किए जाते, ना पहली में ना सब्सिक्वेंट में। तो उस तब तमाम के तमाम साइटेशन ऐसी ही होंगी जब 6 ऑथर होंगे कि फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम आएगा, फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम आएगा, उसके बाद किसी 5 ऑथर हैं मज़ीद बाकी बचे हुए 6 हैं 7 हैं, किसी ऑथर को मेंशन नहीं किया जाएगा बल्कि एटल लिखकर 2006 लगा देंगे, चाहे पहली साइटेशन है चाहे उसके बाद जितने भी साइटेशन उसी के हम लिखेंगे, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। जबकि 3 to 5 ऑथर्स के लिए जो फार्मूला है वो डिफरेंट है, वो मैंने आपको बता दिया कि पहली साइटेशन होगी 3 ऑथर्स हैं तो तीनों के नेम, 4 हैं चारों के नेम, 5 हैं तो पाँचों के नेम। जब उनके बाद दीगर उनकी साइटेशन होगी तो दीगर साइटेशन के लिए आप जस्ट फर्स्ट ऑथर नेम लिखेंगे और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखकर आगे चलेंगे। तो ये इसका लिखने का अंदाज़ है। नेक्स्ट है वेब पेज। If you are citing an entire website, it is not necessary to include a citation for the website in your reference entry. Simply include the title and address within the text of your paper. तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप साइटेशन देते हैं किसी मुकम्मल एक वेबसाइट की जहाँ पर हमें मालूम नहीं कि आथर कौन है और कुछ भी हमें मालूम नहीं है, जस्ट हमें वेबसाइट का पता है, वेबसाइट के एड्रेस का पता है, तो फिर उसकी साइटेशन आप कैसे देंगे? तो कहता है कि उसकी साइटेशन के लिए आप विद इन द टेक्स्ट जो साइटेशन देंगे उसमें एंड में आप एड्रेस लिख देंगे, साइटेशन देने के बाद एड्रेस लिख देंगे। जैसे यहाँ पर इसने एड्रेस मेंशन किया है, ये उसने एड्रेस मेंशन कर दिया, तो ये एड्रेस लिख देंगे जब हम हवाला देंगे। तो लेकिन इसकी रेफरेंस एंट्री कैसे होगी? इसकी रेफरेंस एंट्री होगी ही नहीं, ये उसने यहाँ पर बताई है इस सूरत में। तो जैसे इसने दिखाया यहाँ पर कोई चीज़, एक टेक्स्ट लिखा, वहाँ से कॉपी किया और हमें ना तो ऑथर नेम पता, कुछ भी नहीं मालूम, जस्ट वेबसाइट का एड्रेस मालूम है तो एड्रेस लिख दिया,
तो एड्रेस लिखने के बाद जैसे ये इसने लिखा हुआ है HTTP कॉलन, फिर उसके बाद ये निशान डाले हुए हैं और आगे safechild.org ब्रैकेट बंद। अब ये एंट्री विद इन द टेक्स्ट होगी। अब उसके बाद अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे, वो एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे लिखता है कि जब आप किसी वेबसाइट से, किसी इंडिविजुअल वेब पेज से किसी ख़ास इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं तो फिर हवाला जात कैसे होंगे। वहाँ तो था ये जो ऊपर वाली एग्जांपल दिखाई गई थी। अब ये यहाँ पर किसी ख़ास को किसी ख़ास इंफॉर्मेशन को कॉपी नहीं किया गया था, बल्कि इंटायर वेबसाइट को ही लिया गया था। इंटायर वेबसाइट, मुकम्मल वेबसाइट से ही इंफॉर्मेशन जो थी उनका ख़ुलासा बयान किया गया था, या जैसे भी उनको बयान किया गया था। तो जब मुकम्मल को बयान किया जाएगा तो उसका हवाले का अंदाज़ ये है, जब वेब पेजेस में से स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन को लिया जाएगा तो उनका हवाले का अंदाज़ डिफरेंट है। वो पहले भी मैंने आपको बताया था। तो वो क्या है, इसकी मज़ीद डिटेल क्या है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बकिया हमारा जो टॉपिक बचता है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।